चलिए साहब, एक बार वेंचुरीमीटर का डायग्राम जो बनाया था वो निकाल लीजिए, मैं दोबारा बनाऊंगा उसको यार। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसका A2। ठीक है, क्या काम आता है वेंचुरीमीटर? किसी बहते हुए फ्लूइड की स्पीड पता करने के लिए आता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी एट P शुड बी टोटल एनर्जी एट R। कौन सी थ्योरम है? बर्नौली थ्योरम। तीन तरह की एनर्जी की बात करता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट सेम है दोनों की, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब नहीं है, सिर्फ दो एनर्जी की बात करेंगे। यहां का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, क्लियर? यहां का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पानी वही है, डेंसिटी में फर्क नहीं है। आप ये देखिए, यहां का एरिया कम है इसलिए यहां की स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड होने की वजह से यहां का प्रेशर कम होगा, कम प्रेशर है इसीलिए कम हाइट पर है। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, पहले लिख लीजिए इसको। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है या V2 निकालना है? अगर आपको V1 निकालना है तो V2 की वैल्यू रख दो, और V2 निकालना हो तो V1 की वैल्यू निकाल दो, खत्म हो गया वेंचुरीमीटर। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या कहता है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो V2 की स्पेलिंग हो गई A1 अपॉन A2 इंटू V1। पुट इट अप एंड गेट इट डाउन। इसकी हाइट क्या है? तो प्रेशर हो गया H1 रो जी, हाफ रो V1 स्क्वायर। इसकी हाइट के हिसाब से प्रेशर H2 रो जी, हाफ रो A1 अपॉन A2 V1 का होल स्क्वायर। रो की बुरा हाल हो जाएगा इसका। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको V1 की वैल्यू आएगी और बड़ी ही भयावह आएगी, ये आएगा V1 की वैल्यू, और ये याद ही रख लेना क्योंकि वहां निकाल नहीं पाओगे आप इसको। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, दैट इज ऑल। तो हाइट को नाप करके ही आप ये बात पता कर सकते हैं कि यहां पे स्पीड कितनी रही होगी। आती नहीं है, बट स्कूल में करा दे तो कर लेना एक बार। है ही क्या यार, टोटल एनर्जी की थ्योरम लिखनी है, इक्वेशन कंटिन्यू एच रो जी। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है पीछे बैक एक्सरसाइज में। ठीक है, हो गया। अब इसको यूज कैसे करते हैं? सपोज करो आपने मथुरा की ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री से एक पाइपलाइन डाली दिल्ली तक, ठीक है, और कहीं पर प्रेशर में आपको दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि वो ढंग से बह नहीं पा रहा, तो उसकी स्पीड जाननी है आपको। तो क्या करेंगे, वहां पे इंजीनियर जाएंगे और इसको काट देंगे बीच में से। यहां पे अपना वेंचुरीमीटर लेके जाते हैं, ठीक है, हैरी पुट्टर, ठीक है, ये वाला, इसको उठा करके यहां पे लगा देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। इसकी हाइट के हिसाब से इनको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या स्पीड है, ऐसे दो चार जगह टेस्ट कर लेंगे वो, उससे उनको प्रेशर का अंदाजा हो जाता है कि कहां पर उसका प्रेशर लीक कर रहा है। वहां पे वो अपने आप प्रेशर लीक मतलब खुला है थोड़ा सा इसलिए प्रेशर कम आ रहा है, या स्पीड कम आ रही है, या अंदर कुछ जम गया है जिसकी वजह से स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम होगी तो प्रेशर का तो फर्क आ ही जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर वेंचुरीमीटर, सिंपल एंड सोबर, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, √2GH A1 अपॉन H का मतलब डिफरेंस ऑफ हाइट, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। चलिए, हर डालिए।
स्टोक्स लॉ, ये ध्यान से समझना, देखो 3-4 चीजें इसमें समझने लायक, मैं बिल्कुल मस्त तरीके से समझा दूंगा आपको, टेंशन नहीं है। स्टोक्स लॉ, ओके, बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कोई पानी है, उसमें अगर किसी बॉल को अगर आप छोड़ते हो और वो डूबती है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या फोर्स लग रहे हैं, क्या स्पीड है, वो सारी बातें। बट उससे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। कौन कौन से फोर्स लगते हैं एक बॉल पे? सपोज करो एक पानी है और पानी में आपने ये बॉल डाली है, तो कौन सा फोर्स लगता है? सबसे पहले एक फोर्स लगता है बायोंट फोर्स। इस बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वी होता है इसका वॉल्यूम, हाँ हाँ, जितना इमर्स्ड है। क्लियर है? एक ये फोर्स लग रहा है। दूसरा, पानी की ही लेयर आपस में फोर्स लगाती हैं, विस्कस फोर्स, जिसको आपने नाम दिया था। इन दोनों के v इक्वल टू माइनस ईटा dv अपॉन dx ए करके। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dx है और इसकी स्पीड v प्लस dv है और इसका ये सरफेस एरिया a है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स कहलाता है। तो लिक्विड की जो लेयर है आपस में, उनमें एक ये फोर्स लग रहा है। क्लियर है? एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? विस्कस ड्रैग फॉर स्फेरिकल बॉडीज। अगर एक बॉल किसी लिक्विड में जा रही है तो इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स, और इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है सिक्स पाई ईटा आर वी। हियर v इज द स्पीड एंड r इज, तो जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में लग रहा है, लिक्विड और सॉलिड की सरफेस के बीच में जो लिक्विड लगा रहा है, एक वो फोर्स है, लिक्विड का फोर्स है, और ये बायोंसी फोर्स है। ये 3 फोर्स काम करते हैं। ये आपने करा भी था ना 6 पाई ईटा आर वी। ये है आपके पास विस्कस ड्रैग। किस पे लगता है? स्फेरिकल बॉडीज पर। कब? जब वो किसी लिक्विड के अंदर मूव करती है। 3 फोर्सेस आपके पास, ये विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग, ठीक है, और एक ये वाला बायोंट फोर्स। तीनों लिखिए। नहीं, यही क्या है आपके लिए? स्टोक्स लॉ। यही तो है स्टोक्स लॉ। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना? हर एक लिक्विड के अलग अलग होंगे। लिखिए इसके लिए स्टेटमेंट, लिखिए क्या कह रहा हूं मैं। स्टोक्स लॉ क्या है? जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में मूव करती है तो लिक्विड की सरफेस उसको अपोज करती है, वो फोर्स होता है विस्कस ड्रैग, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेलोसिटी और उसकी रेडियस। क्लियर है? राइट डाउन। नहीं, स्फेरिकल बॉडी के लिए दिया गया है, ठीक है, करेगा सबको करेगा, बट उसके लिए स्टोक्स लॉ नहीं दिया, राइट। देखिए इसमें द रेजिस्टिव फोर्स, स्टोक्स लॉ में द रेजिस्टिव फोर्स, ब्रैकेट में लिखना विस्कस फोर्स, on a small smooth spherical solid body, small smooth spherical solid body of radius r, moving with speed v, through a viscous medium v, through a viscous medium of large dimension,
मीडियम ऐसा नहीं कि छोटा मोटा भरा हो, बहुत सारा भरा हो, लार्ज डायमेंशन। हैविंग coefficient of viscosity eta, coefficient of viscosity eta is given by लिख लीजिए, गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। और इसकी डेरिवेशन क्या है, कैसे निकलेगा इसको, डायमेंशनल फॉर्मूले से, याद है? डायमेंशन की एप्लीकेशन आर की पावर एक्स, वी की पावर वाई, वो उसके बेस में निकलता है। ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में लिखना कि डेरिवेशन मोशन वो यूनिट एंड डायमेंशन की एप्लीकेशन में करा दी है। आइए हेडिंग डालिए, टर्मिनल वेलोसिटी। ये समझिए, ये बहुत सारा लिक्विड है आपके पास, भरा पड़ा है, लार्ज डायमेंशन वाला विस्कस लिक्विड है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और एक बॉल को आपने इसके अंदर छोड़ दिया है, सॉलिड स्मूथ स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, इस वक्त क्या हो रहा होगा इसके साथ, अभी ये माना कि ये रुकी हुई है ना, अभी इसकी स्पीड क्या है, 0। क्लियर? क्या इस पे विस्कस ड्रैग लग रहा होगा, नहीं, 6 पाई ईटा आर वी, वेलोसिटी तो है ही नहीं, अब ये सिर्फ रखा हुआ है इनिशियल कंडीशन में। इस पर लगेगा ग्रेविटी जो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, और बताइए कौन से फोर्स लग रहे होंगे, बायन फोर्स लगेगा जो इसको ऊपर धकेलेगा। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ तो आएगा। तो इनिशियली force of gravity is more than force of bionds, so net force on the ball is ग्रेविटी का फोर्स माइनस बायोन फोर्स। ग्रेविटी का कितना है, mg, बायोन क्या होगा, इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी, ठीक है, और ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी भी होगी कुछ ना कोई रो, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, यही है ना? ये इस पे नेट फोर्स लग रहा है। अब बताइए बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स और लगने लग जाएगा, दैट इज विस्कस ड्रैग। अब ये और नीचे आया, अब इस पर एक फोर्स और लगा, विस्कस ड्रैग। ग्रेविटी तो लगी रही है और बायन फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर है? ओके, लिखिए इसको। सर आपने सिग्मा जानबूझ के लिखा है? हाँ, नहीं, इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, तो जानबूझ के तो लिखा है, मतलब क्या चाहता है ना लिखूं भाई, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है गंजू। हाँ तो रो लिख लेना गंजू। रो क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है गंजो, और ये बॉडी सॉलिड की, स्फीयर की। तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं, यहां पर ये रुका हुआ है, सो विस्कस ड्रैग काम नहीं करेगा, 0 है। क्लियर? बट इस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रहा था जिसकी वजह से ये नीचे आया और इसकी स्पीड बढ़ने लग गई। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इस पर विस्कस ड्रैग लगता जाएगा। कब तक, आखिर कब तक लगेगा, जब तक वो उसको बैलेंस नहीं कर देता, जब तक नीचे ही बराबर में रहता। ड्यू टू स्पीड अ विस्कस ड्रैग, सुन लो, comes into the picture,
असली लैंग्वेज उसमें लिखी हुई मिल जाएगी आपको, ये तो मैं अपने मस्तिष्क में लिखाता हूं। कम्स इनटू द पिक्चर एंड it increases with its speed and finally it will balance the net force। अब क्या होगा, जब इसने बैलेंस कर लिया है, नेट फोर्स लगना खत्म हो गया है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, इसका एक्सेलरेशन 0 और इसकी स्पीड तेरी सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, नेट फोर्स, हेंस नाउ इट विल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड vt called as terminal speed। समझ आ गया? ना ना ना, नेट फोर्स। सपोज करो, सुनो 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 सुनो, स्टार्टिंग में इस पे ग्रेविटी लग रही थी 100, समझना, बायन फोर्स लग रहा था 20, तो विस्कस ड्रैग जब तक 80 नहीं हो गया तभी तो ये दोनों मिलकर के इसको बैलेंस कर देंगे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। मींस FV कितना लगेगा, 100 में से 20 माइनस हुआ, वो देखो mg माइनस v रो जी, यही तो है ना, यही तो बायन फोर्स है। अरे समझो ना, 100 में से 20 गया तभी तो विस्कस फोर्स लग रहा है, तो v सिग्मा जी माइनस वी रो जी वैसे कर दीजिए 6 पाई ईटा आर वी टी, यही आपकी टर्मिनल स्पीड है। थोड़ा ना सिंबल ध्यान से बनाना, वरना तुम इस वी से इस वी से इस वी को काट दो, ये स्पीड है, स्पीड में ऐसे बनाता हूं और वॉल्यूम ऐसे बनाता हूं, याद रखिएगा। लिखिए इसको, लिखिए इसको और इसको सॉल्व कीजिए और एक फॉर्मूला निकलेगा इसमें वी टी का, ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। है? इसका भाई देखो, यहां पे नेट फोर्स लग रहा है, इस नेट फोर्स के कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी, दिस नेट फोर्स विल इंक्रीज इट्स स्पीड, और इस स्पीड की वजह से इस पर एक विस्कस ड्रैग लगने लग जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस ड्रैग भी बढ़ता जाएगा, फाइनली इट विल बैलेंस द नेट फोर्स। नेट फोर्स है, इसको बैलेंस कर लेगा। अब नेट फोर्स खत्म, एक्सेलरेशन खत्म, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड खत्म, यानी कि स्पीड हो गई कांस्टेंट, तब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और इसी कांस्टेंट स्पीड को आप क्या कहते हो, बस इसको सॉल्व कीजिए और ये निकल करके आएगा आपके पास 2/9। हाँ, इसको सोल्व करो, कैसे करोगे सोल्व, है ना, वॉल्यूम को रखिए, v क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू रखिए, सोल्व करोगे तो ये आएगा। ये आपके पास टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला। आइए देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, समझिए एक बार फिर से समझिए, ये बॉल थी, पानी में आपने छोड़ी, एट दैट मोमेंट बात कर रहा हूं, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है 100 न्यूटन की, और बायन फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। अब ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उस स्पीड की वजह से लिक्विड की सरफेस और इसके बीच का भी तो फ्रिक्शन आएगा, उसकी वजह से विस्कस ड्रैग लगेगा। अभी ये लग रहा है 10 न्यूटन का, क्योंकि स्पीड कम थी, दिख रहा है, फोटो दिख रहा है ना, 10 न्यूटन लग रहा है। फिर ये नीचे आ जाएगा, ये तो 100 ही लग रहा है, वेट थोड़ा चेंज हुआ है, बायोंसी भी चेंज नहीं होने वाली, बट इसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये बढ़ करके हो गया 20 न्यूटन,
बट क्या ये बॉल रुक जाएगी यहां पे? और बढ़ेगा 40, और बढ़ेगा 60, और बढ़ेगा 80। तो ये 80 क्या है? दिस 80 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, दैट इज force of gravity minus buoyant force, and this is 6 pi eta RB. Gravity is mg, buoyant force is the v rho g, and mg is given by density into volume. That is all what I have done so far. मैं ऐसे ही बोल रहा हूं मेरी जान, तब से यही बोले जा रहा हूं। पहले अभी भी जब मैंने इसको समझाया था गुड्डू को, तो मैंने यही बात समझाई थी। ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी नहीं आया तो फिर से पूछ लो, मैं थप्पड़ मार के समझा सकता हूं मैं। अब वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये रख दो, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सर ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू में 2/9 r स्क्वायर लिखा है। हाँ, 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी बाई ए। सिग्मा क्या है? बॉडी की डेंसिटी, और ये किसकी है? लिक्विड की। हाँ, वाटर, लिक्विड, कोई भी हो। देख लीजिए, अगला टॉपिक डालिए छोटा सा, कंपैरिजन ऑफ विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। कंपैरिजन ऑफ विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। देखिए इसमें सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज, पहला, बोथ आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फ्रिक्शन में भी मैंने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहलाते हैं ये। बोथ आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बोथ अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये भी नीचे जा रहा था, तभी तो पानी ने इस पर घर्षण लगाया इस पे ऊपर की तरफ। पानी जो घर्षण लगा रहा है, यही तो विस्कस फोर्स है। बिल्कुल लगेगा, फ्लूइड बोला ना अपने, फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, फ्लूइड में हवा काउंट होती है। ओके, डिफरेंसेस लिखिए। डिफरेंसेस, विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। आर आया है ना इसमें, साइज तो मैटर करेगा। उसमें लिखिए फ्रिक्शन फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल फोर्स पे। इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। फ्रिक्शन थोड़ा स्पीड पे डिपेंड करता था। इट डज नॉट डिपेंड ऑन रिलेटिव स्पीड। तो ये हो गया हमारा चैप्टर का पार्ट, सीजन 1 खत्म हो गया इसमें। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट खत्म हुआ है लिक्विड का, जिसमें हमने पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसोली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। अब अगला है सरफेस टेंशन। हेडिंग डालिए, एज ए नया चैप्टर ही है ये। ठीक है, सरफेस टेंशन कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो धीरे धीरे हम लोग मेन मुद्दे पे चलेंगे कि ये चीज क्या होती है सरफेस टेंशन। उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें क्लियर करता चलता हूं। पहला लिखिए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। देखो, एक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है वो अपने आसपास (10⁻⁹ मीटर की रेडियस में आने वाले दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर एक पार्टिकल यहां है, ये पार्टिकल यहां है, तो ये पार्टिकल इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन अगर यहां है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और इस स्फीयर को बोलते हैं जिसके अंदर किसी भी पार्टिकल पर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है। क्या कहलाता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या एक्टिविटी। लिखिए इसको, कुछ नहीं है, इतनी सी बात यह है
कि कोई भी पार्टिकल है वो अपने चारों ओर 10⁻⁹ मीटर के अंदर अंदर अगर कोई मिल गया उसको तो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां तक वो अपना फोर्स लगा सकता है। अगली चीज लिखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इधर आओ। दो तरह के फोर्सेस हैं हमारे पास। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में तो केमिकल बॉन्ड बहुत सारे बनते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स होता है जब दो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगे। पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल पर कौन सा फोर्स लगाएगा? कोहेसिव फोर्स। ग्लास का एक मॉलिक्यूल ग्लास के दूसरे मॉलिक्यूल पे लगाएगा, कोहेसिव। सिल्वर का मॉलिक्यूल सिल्वर के दूसरे मॉलिक्यूल पे लगाएगा, कोहेसिव। मरकरी का मॉलिक्यूल मरकरी पे लगाएगा, कोहेसिव। तो ये लगता है बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, वाटर वाटर के बीच में लगेगा, ग्लास ग्लास के बीच में लगेगा, मरकरी मरकरी के बीच में लगेगा, सिल्वर सिल्वर के बीच में लगेगा। ठीक है, आइए, एडहेसिव बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाला, मरकरी और ग्लास के बीच में लगने वाला, सिल्वर और वाटर के बीच में लगने वाला। एडहेसिव टेप होती है। टेप क्या करती है? एडहेसिव क्यों बोलते हो? वो दो अलग अलग सरफेस तो जोड़ते हो ना आप, क्यों होता है? लिख लीजिए। सपोज करो अपन 3 एग्जांपल लेते हैं, एक वाटर और वाटर की स्पेलिंग ही भूल रहा था मैं, और ग्लास। ठीक है, एक लेते हैं अपन लोग सिल्वर या मरकरी और ग्लास, एक लेते हैं सिल्वर और ग्लास। अगर आपने कभी देखा हो कांच के ग्लास में आपने पानी भरा, कांच पर पानी चिपका हुआ रहता है या नहीं? लास्ट की चाहे पहली हो, चिपक जाता है। कांच में पानी चिपक जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि वाटर के साथ जो फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स है वाटर और ग्लास के साथ में, तभी तो उसके साथ चिपक गया, तभी तो उसने उसको भिगो दिया। अरे भाई, मेरी अगर बॉडी है और पानी इसके साथ चिपके नहीं तो ये ससुरा मुझे भिगोएगा भी नहीं। अगर मैं यहां पे तेल लगा लूं तो पानी निकल जाएगा। उस केस में पानी के साथ पानी का ऑयल के साथ, तो पानी का अट्रैक्शन ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर इज मोर देन द एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल। ये रटने वाली बात नहीं है, ये कॉमन एग्जांपल्स है, ये वरना याद करने बैठ जाओगे। इतना तो पता है ना कि ग्लास में पानी चिपक जाता है, गंजो। ओके, अब मरकरी ग्लास में चिपक जाता है क्या? थर्मामीटर में कहां चिपकता है? वो सीधा ऊपर तक। यानी कि मरकरी और मरकरी का कोहेसिव फोर्स इज मोर देन मरकरी एंड ग्लास का एडहेसिव फोर्स। सही बात है? चिपक रहा है, मुझे इतना पता है। ठीक है, वो तो उसको चिकना बना देते हैं इसलिए वो कहीं कहीं पे चिपकता है, बट चिपकता है। और ये आप याद कर लीजिए कि मरकरी और मरकरी का कोहेसिव फोर्स मरकरी और ग्लास के एडहेसिव फोर्स के बराबर है। कि सर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क देखिए। अब आप, ये आपका ग्लास है या कोई भी बर्तन मानिए, यहां आपने पानी भर दिया है। जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये वाले, ये ऐसे हैं। जो कोने वाला मॉलिक्यूल है ये ग्लास के प्रति ज्यादा अट्रैक्टेड है, और ये भी, तो ये ग्लास पे चढ़ जाएगा ससुरा, ऐसे।
जब ये यहां से खिसकेगा तो ये स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे बननी है, ऐसे। इसको बोलते हैं मेनिस्कस। ऐसा ही होता है, मैं दिखा दूंगा ग्लास ला करके, भर करके दिखा दूंगा आपको। नीचे ऐसा होता है, ग्लास के अंदर पानी स्ट्रेट नहीं होता, ऐसा होता है। हाँ घुमा तो ऐसा होता है। इसकी वजह क्या है? ये लेयर कह रही कि मैं तो इसके साथ जाऊंगी, तभी तो ऐसा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस। इसकी वजह वाटर और ग्लास का एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये इसके साथ में गया है, और वहां खींचेगा तो नीचे से ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहां क्या है? यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ जाना ही नहीं चाहता, अपने वाले ज्यादा बेटर है, तो ये इसकी तरफ बढ़ेगा और ये इसकी तरफ बढ़ेगा, तो नीचे तो जगह है नहीं, तो ये ऊपर की तरफ फैलेगा। तो ये सरफेस कुछ ऐसी आने वाली है, ऐसी। कैसी है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मेनिस्कस है ना, ये मेनिस्कस कहते हैं इसको। अब बताइए, यहां पर कोई किसी को नहीं खींच रहा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, फ्लैट सरफेस। ये तीन चीजें हैं, ये देखिए, बनाइए इसको। आपको क्या लगता है, वाटर वाटर और ऑयल ऑयल, किसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है? वाटर ऑयल, वाटर वाटर और ऑयल वाटर। हाँ, क्या लगता है? हाय, कैसे का पेपर? समझो, मैं कहता हूं ऑयल ऑन वाटर, पानी। अगर आपको ये चीजें दिमाग में नहीं आती है तो कंजरो कॉमन सेंस लगाओ। आपने सोचा होगा कि यार वो जहाज है ना, उसका टैंकर फट गया तो जितना भी ऑयल था पानी के ऊपर फैल गया, पानी के ऊपर फैल गया। देखा होगा ना, केरोसिन पानी के ऊपर फैल जाता है, गंजो। ऑयल पानी पे क्यों फैलता है? क्योंकि वाटर और ऑयल का एडहेसिव फोर्स ऑयल और ऑयल के कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। इसीलिए अगर यहां पे कोई बूंद भी मानते हो कि ऑयल की बूंद बन गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस ऑयल की बूंद को इस पानी की बूंद ज्यादा फोर्स से खींचेगी, तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और फाइनली ये ऐसे करके ऐसे की तरफ फैल जाएगा, ये ऐसा जाएगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन वाटर ऑन ऑयल की बात कर लो, ये पूरा ऑयल है, तब ये बूंद ऐसे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वाटर ऑयल से दूर जाने की बात करता है। वाटर का कोहेसिव फोर्स इज मोर देन वाटर एंड ऑयल का, तो इससे दूर हटेगा। इससे दूर हटेगा तो कितना ऊपर जा सकता है? इस कंडीशन में जाएगा। तो यहां पर ये ड्रॉप ऑफ वाटर बनता है, जबकि यहां पर एक लेयर ऑफ ऑयल बनती है। वजह कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में डिफरेंसेस। ये गलत है और ये गलत है इसमें। तो वाटर की बूंद बनेगी और ऑयल की लेयर बनेगी, वो फैलता है। लिख लीजिए।